नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट में पूछे गए हैं। ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकता है, साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है ना। यदि आप सेम क्वेश्चन ना भी आए तो भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है, तो है ना। अगर इन प्रश्नों को देखे रहेंगे तो आप जो है आंसर जो है सही कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वैसे गणित पेडागोजी में भी कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, है ना। सीजी टेट के जो क्वेश्चन है वो जो है रिपीट आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो देखिए, पुराने वीडियो है जो मेरे गणित शिक्षा शास्त्र से इससे पहले जो अपलोड किया उसमें भी बताया था। तो सीखना यानी रटना जो है किस मॉडल से का जो है सूचक है, ये जो है आपके बैंकिंग मॉडल का सूचक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। वह चिंतन के किस चरण पर है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका संबंध, है ना। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन की किस चरण पर है। तो देखिए, वर्ग जो है समचतुर्भुज भी है और आयत भी है ना। दोनों में वो क्या कर पा रहा है, संबंध ढूंढ पा रहा है। तो वो जो है वह चिंतन के कौन सी स्तर पे होगा, तो फिर संबंध स्तर पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण। तो देखिए, हमको क्या दिखाना है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। अब इसको हम प्राथमिक स्तर पे दिखाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, विभिन्न उदाहरण देके दिखा सकते हैं। तो विभिन्न उदाहरण देंगे मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो है हम आगमन विधि का उपयोग कर रहे हैं ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है आगमनात्मक जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो देखिए, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पना के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है बोला है। तो देखिए, ऑप्शन है सिद्धांत, हस्तक्षेप, अनुसंधान, प्रदर्शन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका अनुसंधान। इसका करेक्ट आंसर है आपका अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। देखिए, अब मैं आप जल्दी बोल रहा हूँ ताकि जो है वीडियो जल्दी ख़त्म हो और आप लोगों का भी टाइम जो है वेस्ट मत हो, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो फिर उसको सुधार लीजिएगा, है ना। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए, ए निदानात्मक, बी योगात्मक, सी रचनात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, है ना। रचनात्मक मतलब होता है फॉर्मेटिव, और योगात्मक मतलब होता है आपका समेटिव, और निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोस्टिक, है ना। तो देखिए, ये जो है तीनों प्रकार के आपके मूल्यांकन होना चाहिए गणित अधिगम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, दो समपूर्णांकों का योग जो है हमेशा सम होता है, इसको किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, बी प्रत्यक्ष उत्पत्ति, सी प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, डी प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष उत्पत्ति, है। ये जो है उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति बोल रहा था, प्रत्यक्ष उत्पत्ति। तो देखिए, प्रत्यक्ष उत्पत्ति जो द्वारा जो है ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो संपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर बता रहा हूँ वो सारे जो है सीजी व्यापम के मॉडल आंसर में जो लिया गया है वो उन आंसर को बता रहा हूँ। कहीं बुक में अगर या किसी दूसरे के यूट्यूब में अगर कुछ अलग आंसर मिले तो फिर मानिएगा कि मेरा जो आंसर है वो सीजी व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी हुआ है उससे है ना। फिर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, इसमें 99 का प्रश्न देखिए, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है। अब देखिए, इसमें क्या है, बोला है कि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। तो ये जो है क्या है, कौन सा विधि है।
तो देखिए यहाँ दिया है विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका आगमनात्मक विधि, है ना। जब हम बहुत सारे उदाहरण के द्वारा किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, मतलब हमारे पास जो ज्ञात है ना, उससे हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो ये होता है हमारे आगमनात्मक विधि में। करेक्ट आंसर है आपका 99। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। तो देखिए मौखिक जो उदाहरण है वो विद्यार्थियों में यहाँ पे दिए विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। देखिए गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, तो आप देखिए गणित की प्रकृति को पढ़े होंगे तो शुद्धता से है, विशिष्ट क्रम होता है, एक क्रमबद्ध होता है, उसका गणित का एक स्वरूप होता है, निश्चित स्वरूप, है ना। क्या से संबंध नहीं है, आपका विस्तारित अभिव्यक्ति, है ना। ये जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नहीं है दिया है ना। गणित की प्रकृति में शुद्ध होता है, शुद्धता होता है, विशिष्ट क्रम होता है, उसका गणित का अपना स्वरूप होता है ना। क्या नहीं होता है आपका विस्तारित अभिव्यक्ति, इसका गणित की प्रकृति में नहीं होता है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, विस्तारित अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खालिस्तान से। तो देखिए यहाँ पे सांप सीढ़ी का खेल किसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। देखिए मापन दिया है, संख्याओं दिया है, आकृतियों दिया है, ज्यामिति दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, आपका संख्या है ना। सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से हम बच्चों को संख्या सिखा सकते हैं, संख्या की अवधारणा को जो है विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। देखिए किस पहलू का उदाहरण। अब देखिए सोपान क्रमिक संरचनाएं, इससे भी क्वेश्चन आता है। सोपान क्रमिक संरचना क्या होता है कि जब हम किसी गणित की अवधारणा को सिखाते हैं तो जो एक निश्चित क्रम से सिखाते हैं, है ना, कि एक को सिखाए बिना हम दूसरे को नहीं सिखा सकते। तो इस प्रकार से जब हम गणित को इस प्रकार के जो होते हैं उसे सोपान क्रमिक संरचना बोलते हैं। जैसे कि आपको संख्या पद्धति सिखाना है या फिर संख्या पद्धति को देखेंगे तो सबसे पहले आप जो है प्राकृतिक, पहले तो वस्तुओं के गिनने से चालू करेंगे, तो वस्तु को गिनने से चालू करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संख्या, है ना, या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या से शुरुआत करेंगे, फिर प्राकृत संख्या सिखाने के बाद अगर उसमें शून्य जोड़ देंगे तो फिर पूर्ण संख्या सिखाएंगे। पूर्ण संख्या जब बच्चा सीख जाएगा तो फिर क्या सिखाएंगे, हम उसको पूर्णांक संख्या सिखाएंगे। पूर्णांक संख्या के बाद हम क्या आएंगे, परिमेय संख्या में आएंगे। तो इस प्रकार एक निश्चित क्रम रहता है ना। गणित की जो अवधारणा है उसको सिखाने का एक निश्चित क्रम है ना। तो ये इनको क्या बोलते हैं, सोपान क्रमिक संरचना बोलते हैं। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका मूर्त वस्तु से जो है हम गोलाई की अवधारणा को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। ए ज्यामिति, बी बीजगणितीय, सी संख्यात्मक, डी सभी समान रूप से अमूर्त है। तो देखिए अगर सभी समान रूप से अमूर्त है ऐसा नहीं है, संख्यात्मक और ज्यामिति ज़्यादा अमूर्त है ना, ये नहीं बोल सकते। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमूर्त है तो आपका क्या है, बीजगणित जो है सबसे ज़्यादा अमूर्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, चाल का सूत्र है ये, है ना। तो इन क्वेश्चन को मैं इसलिए ले लिया हूँ कि क्योंकि ये जो है सीजी टेट में आए हुए क्वेश्चन है और शायद फिर से आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको मौखिक रूप से बता सकते थे, वो उन क्वेश्चन को जो है मैंने इसमें ले लिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया होता है, क्या है ये, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, है ना। तो ये जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो देखिए आपको पहले अगर मेरे पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चरण दर चरण सीखना किस में होता है। तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल में, है ना। देखिए 3 मॉडल होते हैं आपके, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और एक ये कंस्ट्रक्टिव मॉडल, जिसको रचनावादी मॉडल बोलते हैं, है ना। तो चरण दर चरण सीखना किस में होता है, आपका प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, बैंकिंग मॉडल में जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं उसके बाद ज़रूरत होने पर निकाल लेते हैं, उसी प्रकार जो है
आपके बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत जो है बच्चा क्या करता है, जानकारी को या ज्ञान को जो है अपने दिमाग में संग्रहित करता है ना, रट के मतलब याद करता है जानकारी को, ज्ञान को, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको बोल देता है ना, या फिर बता देता है। बस ये जो है बैंकिंग मॉडल में रटना और सीखना को एक ही माना जाता है, ठीक है। जबकि प्रोग्रामिंग मॉडल में जिस प्रकार से प्रोग्राम जो है एक निश्चित क्रम से चरण दर चरण होता है, उसी प्रकार से चरण दर चरण जो है सीखना सिखाया जाता है, तो वो प्रोग्रामिंग मॉडल है ना। कंस्ट्रक्टिव मॉडल में क्या होता है, बच्चा जो है स्वयं से समस्याओं को हल करना या गणित को हल करना सीखता है ना। तो देखिए यहाँ पे चरण दर चरण सीखना है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। अब देखिए, यदि है संचार, बी स्वरूप और कार्य पद्धति, सी गणित के प्रति अरुचि, डी गणितीय तर्क शक्ति। तो देखिए इसका आंसर है गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है बोला है ना, आयाम नहीं है, क्षेत्र नहीं है। तो देखिए संचार है, अब देखिए और क्या है, गणित के प्रति अरुचि है, गणितीय तर्क शक्ति है, ठीक है। क्या नहीं है, तो स्वरूप और कार्य पद्धति, ये जो है गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। करेक्ट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद क्वेश्चन हो गया है, ये भी क्वेश्चन हो गए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन आया है कि आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। तो देखिए आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है, देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका पहला ऑप्शन है। देखिए एम जो है आपको द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, आयतन को जो है वी डिनोट कर रहा है, और डी जो है डेंसिटी है ना, घनत्व को डिनोट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गए हैं। और देखिए इसमें देखिए फिर से बैंकिंग मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। अब देखिए कौन सा जो है बैंकिंग मॉडल के बारे में सही, ए शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं, बी यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है, सी सर्वप्रथम पाउलो फ्रेरी ने इस्तेमाल किया, डी ज्ञान को न्यासधारी में रखा जाता है। तो देखिए इसका सही कथन ये है कि ऑप्शन सी सर्वप्रथम पाउलो फ्रिएरी ने इस्तेमाल किया है ना, ये जो है बैंकिंग मॉडल के संदर्भ में सही कथन है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त, देखिए ये जो है गणित पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो है ये क्वेश्चन जो है आपके सीजी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जो है चूँकि ये सिंपल एक शब्द में आंसर देने वाला है, तो इनको जो है शामिल कर लिया हूँ। देखिए इसमें एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, ए हिस्टोग्राम, बी आवृत्ति बहुभुज, सी पाई चार्ट, डी घटक बार चार्ट। तो देखिए इसका जो है आंसर है आपका सी पाई चार्ट है ना। वृत्त में जब हम विभिन्न त्रिज्याखंड के द्वारा किसी राशि को निरूपित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। अब देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है यह संक्षिप्त और सटीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सी ऑप्शन है यह अधिक विवरण दिखाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है यह संक्षिप्त और सटीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है ये क्वेश्चन कई बार आपके सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं, शायद पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शायद क्वेश्चन आया हुआ था, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सीजी टेट में तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं इसमें ये इसका एक रूल होता है गणित सिखाने का बच्चे लोगों को, इसको बोलते हैं ELPS। वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। E फॉर होता है एक्सपीरियंस, फिर होता है L फॉर होता है लैंग्वेज, P फॉर होता है पिक्चर, और S फॉर होता है सिंबल, है ना। तो देखिए गणित को जब भी सिखाना हो तो इस क्रम में सिखाया जाता है, ELPS क्रम में। तो E मतलब अनुभव पहला, फिर आएगा आपका भाषा, फिर आएगा आपका पिक्चर, फिर आएगा आपका प्रतीक। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए एक प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है गणित की पहेलियाँ मदद करती है। ऑप्शन है देखिए, ए कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने, बी छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने, सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने हेतु, डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या बढ़ावा हेतु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या बढ़ावा हेतु, है ना। देखिए अगर बाकी को देखें कि गणित पहेली मदद करती है तो कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में ये ऐसा है नहीं, है ना। छात्रों को मनोरंजन ये भी नहीं है, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने ये भी नहीं है। क्या है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु, है ना, ताकि बच्चे में जो है समस्या सुलझाने के जो कौशल है वो और उसको बार बार उसका अवसर उपलब्ध हो, है ना, उसको प्रोत्साहन मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए गणितीय विधि, बी गणितीय संकल्पना, सी गणितीय फलन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, तो ये जो है गणितीय फंक्शन नहीं है, गणितीय फलन नहीं है, है ना। करेक्ट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है ना, एक वृत्तखंड जिसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं ना। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन है बचा हुआ है कि देखिए 107 नंबर लिखा हुआ है, इसमें किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सूचना खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए किसी अगर यहाँ पे देखिए व्यापकीकरण, विशिष्टीकरण, तुलना और पूर्वधारणाओं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका व्यापकीकरण, है ना। ये क्या है, व्यापकीकरण कहलाता है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। मतलब क्या होता है कि ये जो है सारे चतुर्भुज, है ना, किसी एक चतुर्भुज पे लागू नहीं होता है, सारे चतुर्भुज पे लागू होता है। तो ऐसा इसलिए इसको ये क्या कहलाता है, व्यापकीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए ये जो है आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पे दिया है स्थान और क्षेत्र के आधार पे, तो स्थान और क्षेत्र के आधार पे किया जाता है, मतलब ये क्या है, भौगोलिक वर्गीकरण है। करेक्ट आंसर आपका 108 का सी है ना। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, अब मैं क्वेश्चन नंबर को इसलिए ले लिया हूँ ताकि आप लोग जो है अगर आंसर देखना चाहें, है ना, CGU में कि कहीं गलत हो गया है बोल के, तो आप आंसर जो है देख सकते हैं। CG टेट 2022 के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए उसको जो है मैं क्रॉप नहीं किया हूँ, है ना, उसको जो नंबर है उसको रख दिया हूँ। अब देखिए प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है। तो देखिए प्रतिशत डेटा के लिए यहाँ पे दिया है पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम और सचित्र ग्राफ। तो देखिए प्रतिशत डेटा के लिए सबसे अच्छा जो है काम करने वाला कौन सा है, तो ये है पाई चार्ट, है ना। मॉडल आंसर में भी दिया है, पाई चार्ट दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या। तो देखिए त्रिभुज में विकर्ण होता है क्या, त्रिभुज है इसमें विकर्ण है क्या, त्रिभुज में विकर्ण है नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले 1-2 दिनों में मैं इंग्लिश पेडागोजी, गणित पेडागोजी और आपके कुछ बाल विकास से संबंधित वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मेरे चैनल को यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।